हेलो एंड वेलकम टू प्रैप्सॉट। आज हमारी जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक और वॉल्केनो के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अर्थक्वेक या भूकंप की। तो याद रखिएगा, हमारी क्रस्ट पर या हमारी पृथ्वी पर होने वाला किसी भी तरीके का कंपन आपका अर्थक्वेक या भूकंप कहलाता है। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक होता है मानव जनित कारण और एक होता है आपका प्राकृतिक कारण। ठीक है, अगर हम मानव जनित कारणों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब का जो विस्फोट किया जाता है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। जो भी हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं, जो ज्यादा तीव्रता वाले जो बम हम विस्फोट करते हैं, बॉम्ब विस्फोट करते हैं, उनकी वजह से अर्थक्वेक आता है। इसके अलावा जब हम पहाड़ों पर जाकर कंस्ट्रक्शन का काम करने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक की संभावना बनी रहती है। अगर हम इसके नेचुरल रीजंस की बात करेंगे, प्राकृतिक कारणों की बात करते हैं, तो इसमें आपका ज्वालामुखी या वॉल्केनिक इरप्शंस आ जाते हैं। प्लेट टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज होती हैं वो आ जाती हैं, इसके अंतर्गत शामिल होती है, जिनकी वजह से अर्थक्वेक या भूकंप आता है। ठीक है, तो बात करते हैं जब हम अर्थक्वेक की, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके का वाइब्रेशन जो होगा अर्थ के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर, वो आपका भूकंप कहलाता है। अगर हम स्टडी ऑफ अर्थक्वेक की बात करेंगे तो उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और अर्थक्वेक को हम जो मेजर करते हैं, जिस यंत्र के द्वारा हम मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, इसके अलावा हमें अर्थक्वेक को नापने के लिए दो तरीके के स्केल होते हैं, एक होता है रिएक्टर स्केल और एक होता है आपका मरकरी स्केल। जब हम रिएक्टर स्केल की बात करते हैं तो इसमें 0 से 9 तक का पैमाना होता है और एक के से दूसरे नंबर तक जाने के लिए 10 गुने का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आपको 1 से 2 तक की दूरी तय करनी है, तो 1.1 होगा, 1.2 होगा, इस तरीके से जाकर 1.9 के बाद आपका 2 का पैमाना शुरू होता है। तो लगभग 10 गुना का जो अंतर होता है वो इसके अंतर्गत पाया जाता है। साथ ही साथ अगर आप रिएक्टर स्केल की बात करते हैं तो इसका मेन जो काम होता है वो होता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी या अर्थक्वेक की तीव्रता को मापना। आपने जब भी भूकंप के बारे में न्यूज में देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि 6.7 तीव्रता से भूकंप आया है, 5.4 की तीव्रता से भूकंप आया है। तो वो ये जो काम होता है, ये आपका बताने का जो काम होता है कि कितने रिएक्टर से भूकंप आया है, वो होता है आपके रिएक्टर स्केल का काम। ठीक है, ये होता है ओपन पैमाना होगा, इसे खुला पैमाना भी कहा जाता है। इसमें आप 9 के बाद भी नंबर को बढ़ा सकते हैं, याद रखिएगा। दूसरा है आपका मर्केली स्केल। ये जो होता है ये भूकंप या अर्थक्वेक से होने वाले नुकसान का बताता है। ठीक है, किस तरीके से नुकसान हुआ है भूकंप के द्वारा, उस सभी चीजों के बारे में हमें मर्केरी स्केल के द्वारा पता चलता है। और इसके पैमाने की हम बात करते हैं तो 0 से 12 तक का इसका पैमाना होता है और ये क्लोज स्केल होगा, इसे 12 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा रिएक्टर स्केल जो कि तुरंत ही हमें पता चल जाता है, लेकिन मर्करी स्केल जो है उसका जो रिजल्ट होता है वो बाद में आएगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब भूकंप आएगा उससे क्या क्या नुकसान हुआ है ये तो हमें बाद में पता चलेगा ना। तो ठीक उसी तरीके से मर्करी स्केल हमें बाद में पता चलता है और रिएक्टर स्केल हमें तुरंत पता चल जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है और वाइब्रेशन की वजह से ये जो हमारी अर्थ पर क्रैक पड़ जा रहा है और इस तरीके से हिलने को या कंपन होने को भूकंप या अर्थक्वेक कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो याद रखिएगा, जो हमारा भूकंप है या अर्थक्वेक है, जिस सेंटर से ये उत्पन्न होगा, यानी कि जहां से कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। ये वो पॉइंट है जहां से भूकंप उत्पन्न होगा और इससे जो वेव्स होंगी वो पृथ्वी के चारों तरफ फैल जाती हैं और सबसे पहले जिस एरिया पर वो पहुंचती है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, तो जिस एरिया पर सबसे पहले वेव्स पहुंचती है उसे एपिसेंटर कहेंगे। जिस एरिया से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से दो तरीके की वेव्स निकलती हैं, सिस्मिक वेव्स हम उनको बोलते हैं, जिन्हें हम कहेंगे पी वेव्स और एस वेव्स। ठीक है, दो तरीके की वेव्स होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। अगर आप अर्थक्वेक की वेव्स की बात करेंगे तो ये तीन तरह की होंगी, पी, एस और एस।
ये P और S जो वेव्स होंगी ये अर्थ के अंदर होती हैं और L वेव्स होती हैं ये आपको सरफेस में मिलेंगी, यानी कि P और S तो यहाँ से उत्पन्न होगी, अर्थ जो L वेव्स है उसे एपिसेंटर से उत्पन्न होगी, जब P और S वेव्स जो हैं वो आपके यहाँ पर सरफेस पर आकर छुल जाती हैं। ठीक है, L वेव्स इन्हें लव वेव्स या सरफेस वेव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये धरातल पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब इनके बारे में, इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। जब हम पी वेव्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में चल सकती हैं। इसके अलावा इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। ये शॉर्टेड यानी कि इनकी जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी और इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलती हैं और इन वेव्स को हम बॉडी वेव्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद एस वेव की बात करेंगे, ये केवल और केवल सॉलिड मीडियम में चलेगी, ये लिक्विड स्टेट में नहीं चलती है, खत्म हो जाती है। इन्हें ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इनकी वेवलेंथ जो होगी वो ज़्यादा होती है आपके पी से और इनकी फ्रीक्वेंसी और स्पीड जो होती है वो आपकी इससे कम पाई जाती है। जब पी और एस वेव दोनों ही अर्थक्वेक ओरिजिन से निकल रही होती है और जो एल वेव होती है वो आपके एपिसेंटर से या सरफेस में पाई जाती है। जब हम एल वेव्स की बात करते हैं तो ये लॉन्गिट्यूशनल और ट्रांसवर्स दोनों की गुणता या दोनों की विशेषताओं को धारण किए हुए होती है। स्पीड इनकी लो होती है और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। जितना भी नुकसान अर्थक्वेक से होता है वो इन्हीं एल वेव्स या सरफेस वेव्स से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए, ये हमारी कोर है, ठीक है, ये हमारा मेंटल है और यहाँ पे हमारी क्रस्ट है। ठीक है, मेंटल से आपकी जो भूकंप है वो उत्पन्न होगा, सीधी सी बात है। अब थोड़ा सा इस फिगर पर नजर डालिए और जब आप इस फिगर को देखते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको शेडो जोन दिखाई देंगे, यानी कि ये पृथ्वी के अंदर पी और एस वेव्स या पी और एस तरंगे किस तरीके से उत्पन्न होती हैं, कहाँ कहाँ वो पहुंचती हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो पी तरंगे होती है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में चलती हैं। तो यहाँ देखिए ये पी वेव्स हैं, ये आपस में चल रही है, अपनी अर्थ के अंदर पहुंच रही है और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो वेव्स हैं ये धीरे 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 करके आपके यहाँ तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में चल रही है और हमने जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ की लेयर्स है वो कुछ सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मेटिक वेव्स, प्लाज्मेटिक फॉर्म में पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो तरंगों की डेंसिटी होती है उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, हमने पी वेव्स देखी, अब हम बात करते हैं एस वेव्स की। एस वेव्स क्योंकि केवल और केवल सॉलिड में चलती है और जिस एरिया तक ही ये पहुंचती है और जो बाकी का एरिया बचता है उसे हम कहते हैं शैडो जोन। तो जहां तक एस वेव नहीं पहुंच पाती हैं उसे हम कहेंगे एस शैडो जोन। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा, यहाँ तक ये पहुंची है, ठीक है, लेकिन ये पूरा एरिया जो है यहाँ तक ये नहीं पहुंची है, तो ये कहलाएगा एस शैडो जोन। अब हम पी और एस दोनों को देख रहे हैं। पी एस वेव्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही खत्म हो जा रही है, लेकिन जो पी वेव्स हैं वो आपके पूरे धरातल तक पहुंच रही है, 180 डिग्री तक पहुंच रही है। ठीक है, नीचे तक जा रही है, इसीलिए हम इसे कहेंगे आपका पी वेव्स जो है वो यहाँ तक पहुंच रही है और जिस एरिया पर पी वेव नहीं पहुंचेंगी उसे हम कहेंगे पी शैडो जोन और जहां तक एस वेव्स नहीं पहुंचती हैं उसे हम कहते हैं एस शैडो जोन। तो याद रखिएगा पी वेव्स का जो शैडो जोन होता है वो 105 से लेके 143 डिग्री तक होता है और इस यहाँ पर भी अगर आप बात करेंगे तो 105 से 143 होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं एस शैडो जोन की, ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, एस शैडो जोन की बात करेंगे, यानी कि इस एरिया की बात करेंगे, तो ये पूरा 105 से लेके 105 तक होता है। तो पी तरंगों का या पी तरंगों का छाया क्षेत्र जो होता है 105 से 143 होता है और एस तरंगों का 105 से लेके 105 होता है। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सिस्मिक वेव्स जो होती हैं वो ओरिजिन होती हैं। तो मैंने आपको बताया था वॉल्केनिक इरप्शन है, उससे होता है। प्लेट टेक्टोनिक, हमारी जो क्रस्ट है वो बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है, जब भी प्लेट आपस में टकराती है या एक दूसरे से दूर जाती है तब भूकंप उत्पन्न होता है। माइनिंग अगर हो रही है तो उत्पन्न होगा, अंडरग्राउंड वाटर अगर आप डैम्स वगैरह बना रहे हो तो उत्पन्न होगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर आप कर रहे हो तो होता है,
साथ ही साथ अगर आप माउंटेन्स पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो भी आपके भूकंप के उत्पन्न होने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमारी अर्थ है, जैसा मैंने आपको बताया प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो जब ये प्लेट्स जो हैं, ये आपके प्लेट्स हैं और ये इस तरीके से आपकी आपस में जुड़ेंगे। जब एक तरीके से कह सकते हैं हमारी जो अर्थ है वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, और गोंडवाना लैंड का जो पार्ट था वो धीरे धीरे उठकर आपका ऊपर चला था। और ये हमारी जो इंडिया है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बनी हुई है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरोशियन प्लेट से या यूरेशियन प्लेट से टकराती है, ठीक है, तो उसी से हिमालय का निर्माण होता है, और जैसे ही ये टकराएगी एक तरीके से कंपन उत्पन्न होगा, और इसीलिए यहाँ पर जो भूकंप है वो आते हैं और अभी भी आते हैं, क्योंकि अभी भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में टकराव जारी है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट पर टकराए जा रही है। ठीक है, इसीलिए इस क्षेत्र में, इस एरिया में भूकंप की अक्सर संभावनाएं बनी रहती है। आगे बात करते हैं, ये है आपका सर्कम पैसिफिक बेल्ट या परिप्रशांत महासागरीय बेल्ट। ये इसे आप रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, और ये वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, और बात करते हैं सिस्मिक जोन की। भूकंप की तीव्रता या भूकंप के नुकसान के हिसाब से हम इसे जोन्स में डिवाइड करते हैं, एरिया में डिवाइड करते हैं। 4 तरीके के जोन होते हैं, 5, 4, 3, 2। ये इनकी तीव्रता के हिसाब से होता है। पहले एक जोन भी था जिसे खत्म कर दिया गया। याद रखिएगा 5वां जो जोन होता है, जोन 5 जो होता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हम क्योंकि भारत में रहते हैं, भारत की बात करेंगे तो जोन 5 क्योंकि हाईएस्ट रिस्क रहता है यहाँ पर, और इसके अंतर्गत कश्मीर है, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय का एरिया है, नॉर्थ और मिडल बिहार हुआ, नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड का पार्ट हो गया, ये सब किस में आता है, ये जोन 5 में आता है। ठीक है, इसके अलावा जोन 4 की बात करते हैं तो ये हाई डैमेज रिस्क है, यानी कि इससे कम है, और इसमें जम्मू कश्मीर का पार्ट आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, सिक्किम है सिक्किम का पार्ट है, गंगेटिक प्लेन का पार्ट है, नॉर्थ पंजाब, चंडीगढ़, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सारे एरिया जो होते हैं वो आपके जोन 4 में आते हैं। याद रखिएगा इंडिया की कैपिटल दिल्ली भी आपके जोन 4 में ही आती है। इसके बाद जोन 3 है, ये मॉडरेट डैमेज है, यानी कि यहाँ पे भूकंप आते हैं, नुकसान होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे कौन कौन से एरिया हैं, पुणे है, कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, भुवनेश्वर है, कोयम्बटोर है। ठीक है, ये सारे एरिया जो होते हैं जोन 3 में आते हैं। और जोन 2 जो है ये सबसे कम नुकसानदायक एरिया है, यहाँ पे बहुत कम नुकसान होता है, कभी कभी भूकंप आते हैं और ज्यादातर नहीं ही आते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी जगह है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, विशाखापट्टनम, नागपुर, रायपुर, ग्वालियर, जयपुर, तिरुचिरापल्ली हो गया, मदुरई हो गया, ये सारे एरिया आपके जोन 2 में आते हैं। याद रखिएगा सिस्मिक जोन से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ इतना बनता है कि सबसे ज्यादा जो डेंजरस जोन है वो कौन सा है, तो जोन 5 है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वॉल्केनो या ज्वालामुखी की। तो याद रखिएगा वो छेद जो होता है जहां से लावा निकलता है, यानी कि मैग्मा क्योंकि पृथ्वी के अंदर होता है, मैग्मा जिस एरिया से या जिस क्षेत्र, जिस होल से बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी या वॉल्केनो। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है मैग्मा का बाहर निकलना, लावा बनकर और बाहर वितरित हो जाना या इकट्ठा हो जाना या पूरे में फैल जाना, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है वॉल्केनिज्म या ज्वालामुखीयता। ठीक है, तो अब हम जब एक थोड़ा सा आप इसको भी देख लीजिए, ये आपकी अर्थ है और ये कुछ है आपका आउटर कोर। आउटर कोर से आपका ये जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं, ठीक है, जो तरल मात्रा में चट्टानें होती है वो पिघलकर आपके मेंटल में पहुंच रही है, और मेंटल में ये आगे जाकर बन जाता है पूरा की पूरा मैग्मा। ठीक है, अर्थ के अंदर जब जो पिघली हुई चट्टानें पाई जाती है उन्हें हम मैग्मा कहते हैं। याद रखिएगा ये मैग्मा जो है जिस एरिया से या जिस होल से निकल रहा है उसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी, या उसी को हम कहेंगे वॉल्केनो। और जब ये मैग्मा जो है पृथ्वी पर तरल रूप में आ जाता है, कुछ इस तरीके से बहना शुरू कर देता है, तो इसे हम कहते हैं लावा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब हम ऑलरेडी बता चुके हैं वॉल्केनो क्या होता है, वो एरिया या वो होल होता है जहां से लावा निकलता है।
ठीक है, ये पूरी जो प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रिया होगी, उसे वॉल्केनिज्म कहते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन 3 तरीके के मैटर इससे निकलते हैं, ठोस यानी कि सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में। जब हम इसके सॉलिड फॉर्म की बात करते हैं तो पायरोक्लास्टिक वॉल्केनिक बॉम्ब्स यहाँ से निकलते हैं, लेपोली निकलता है, वॉल्केनिक डस्ट है, वॉल्केनिक रस्ट, ये सारी चीजें आपके सॉलिड स्टेट में निकलती हैं। यानी कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं वो यहाँ से निकलती हैं, याद रखिएगा। इसके बाद गैसेस फॉर्म में या गैसेस स्टेट में भी यहाँ से चीजें निकलती है, जिसमें सबसे ज्यादा जलवाष्प या वाटर वेपर निकलता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैसेस जो हैं वो निकलती हैं यहाँ से। लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं तो आपको पता है लावा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये यहाँ से निकलता है। अगर हम लावा को भी बांटते हैं तो ये भी हम 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, एक होता है एसिडिक लावा और एक होता है बेसिन या स्लरी लावा। ठीक है, एसिडिक लावा वो लावा होता है जहां पर सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, और बेसिन जो लावा होता है वो होता है जहाँ पे सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। यानी कि सिलिका के ज्यादा और कम होने पर इसे हम डिवाइड कर सकते हैं एसिडिक में और क्षारीय लावा में। ठीक है, आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं इनकी एक्टिविटी के हिसाब से। वॉल्केनो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और डेड वॉल्केनो। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो वो वॉल्केनो होते हैं जो हमेशा तैयार होते हैं फटने के लिए। जस्ट एग्जांपल आप मान सकते हैं कि कोई एक आदमी है जिसको आप कुछ भी कह दो, आपको पता होता है कि अगर हम इसको अच्छी बात भी बोलेंगे ना तो भी ये फट पड़ेगा। तो वो वॉल्केनो जो हमेशा फटने के लिए तैयार होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो, या हम उसे कह सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ये एक्टिव वॉल्केनो में अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का बैरन द्वीप में, अंडमान निकोबार में स्थित बैरन वॉल्केनो या बैरन द्वीप में स्थित वॉल्केनो आपका भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे आते हैं डोरमेंट वॉल्केनो या सुषुप्त ज्वालामुखी। ये वॉल्केनो वो होते हैं जिनको आप पता नहीं चलता कि भैया ये कब फट पड़ेंगे। ठीक है, जो अपने मन के मौजी होते हैं, जिनका नहीं पता होता है कब ये एक्टिव हो जाएंगे, कब फट पड़ेंगे, उन्हें हम कहते हैं डोरमेंट वॉल्केनो। या आप इनको एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि काफी लंबे टाइम तक अगर इसमें विस्फोट नहीं हो रहा है, ये सुषुप्त पड़े हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कब तक पड़े रहेंगे ये शांत, उसे हम कहेंगे सुषुप्त या डोरमेंट वॉल्केनो। इसमें आपके एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं इटली का इक्विनॉक्स, नारकोंडम अंडमान और निकोबार का, फ्यूजियामा जापान का। ठीक है, डेड वॉल्केनो की बात करते हैं तो वो वॉल्केनो जिसमें इरप्शन की कोई संभावना नहीं होती, यानी कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं वो इंसान जिसे आप कुछ भी कह दो, कैसे भी कह दो, कुछ भी उसके संग ट्रीटमेंट कर लो, वो कभी गुस्सा नहीं होगा, कभी नहीं फटेगा, तो उसे हम कहेंगे डेड वॉल्केनो या मृत ज्वालामुखी। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो किलिमंजारो तंजानिया का, एकांकागुआ अर्जेंटीना का इसका उदाहरण है। ठीक है, आगे बात करते हैं और अब हम कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं। देखिए, वॉल्केनो 2 टाइप से आपके विस्फोट होता है, एक होता है सेंट्रल वॉल्केनिक इरप्शन, दूसरा होता है फिशर वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो इसमें आपके एग्जाम में बस इतना बनता है कि हवाईयन तुल्य, वेल्केनियन और पीलियन तुल्य ज्वालामुखियों में से कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो जब हम हवाईयन इरप्शन की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो है जो कि आपके लिबर्टी आइलैंड में है, ये नॉर्थ सिसिली और आइलैंड मेडिटेरियन सी में पाया जाता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो है आपका पीलियन या येलो इक्विवेलेंट वॉल्केनो। ठीक है, दूसरा अगर आप बात करते हैं हवाईयन तुल्य की तो ये बहुत ज्यादा तीव्रता से इसमें विस्फोट होता है, याद रखिएगा। और इसमें ज्वालामुखी बम का, या ये कह सकते हैं ज्वालामुखी जो बॉम्ब है उस तरीके से इसमें उद्गार होता है, एकदम से फट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वल्केनियन या वल्केनो की, तो इसके अंदर किस तरीके से होगा, इसमें भी विस्फोट होगा, भयंकर उद्गार होता है, साथ ही साथ ये बहुत ही स्टिकी और लस्टी होगा, यानी कि चिपचिपा और लसदार होगा। इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो लिपारी आइलैंड पर जो वॉल्केनो है वो इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है, वल्केनी वॉल्केनो। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा खतरनाक होता है विसुवियन या पीलियन या पिलियन या पीली तुल्य या येलो इक्विवेलेंट वॉल्केनो। ये जो इरप्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, ये बहुत ज्यादा लस्टी और बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, याद रखिएगा।
ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बस इतना पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक जो इरप्शन होता है या ज्वालामुखी होता है वो आपका पाया जाता है। तो याद रखिएगा पीलियम तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया से या वॉल्केनिक से कौन कौन सी टोपोग्राफी बनती है। तो सबसे पहले हम अर्थ के अंदर की टोपोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो बैथोलिथ हुआ, लैकोलिथ हुआ, लोपोलिथ है, फेकोलिथ, सील और वर्टिकल या डाइक इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो आप गुंबदाकार आकृति देख रहे हैं ये है आपका बैथोलिथ, ये स्टॉक है, लैकोलिथ, लोपोलिथ, ठीक है, फेकोलिथ, शीट और ये आपका हो गया डाइक। और यहाँ से आपका क्या ये ज्वालामुखी बन जाएगा। ये कहाँ पर है, ये अर्थ के अंदर है। ठीक है, लेकिन अर्थ के बाहर भी कुछ आकृतियां बनती हैं जिनमें होता है सिंडर कोन, मिक्स्ड कोन, ठीक है, हॉस्टेड कोन, शील्ड कोन्स, लावा डोम्स, क्रेटर और कॉल्डेरा। तो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्रेटर और कॉल्डेरा से क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा वो होल जिससे ज्वालामुखी या लावा उत्पन्न होता है, लावा बाहर निकलता है, उसे क्रेटर कहते हैं। जब ये क्रेटर में पानी भर जाता है तो इसी में क्रेटर झील या क्रेटर लेक का निर्माण होता है, जो कि महाराष्ट्र की हमारी लोनार झील है, वो इसी का एग्जाम्पल है। यही क्रेटर जब बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़ी शेप को प्राप्त कर लेते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कॉल्डेरा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दे रखे हैं कि आपका लावा प्लेटू या ये कह सकते हैं आपका, ठीक है, लावा पठार जो हो गया, सिंडर कोन ये आप कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, ज्वालामुखी नलिका कुछ इस तरीके से बन जाती है। मिश्रित ज्वालामुखी जो होते हैं वो ये आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आपके इनसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है। तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, माउंट एटना सिसिली में है, मोनालोआ हवाई द्वीप में है, वेसुवियस नेपल्स की खाड़ी में है, किलिमंजारो तंजानिया, ओजो सडेलो अर्जेंटीना में है, माउंट कैमरून कैमरून में है, हेक्ला और लाकी आइलैंड में है, माउंट रेनियर यूएसए में, चिमरांजो इक्वाडोर में, ठीक है, माउंट पिनाटबो फिलीपींस में है, स्ट्रॉम्बेली लिपाली द्वीप भूमध्य सागर में है। याद रखिएगा इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है स्ट्रॉम्बेली को। माउंट इरेबस रॉस अंटार्कटिका, फ्यूजियामा जापान, क्राकाटोआ इंडोनेशिया, माउंट रेनियर यूएसए, पोपो कैटेपिटल मैक्सिको, माउंट पीली मल्टनिक द्वीप, कटमई अलास्का, माउंट शाइस्ता यूएस, माउंट साल फिलीपींस, कोह सुल्तान ईरान। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी है जिसमें गीजर और धुआं याद रखिएगा। जब ज्वालामुखी इरप्शन होता है तो उसमें गर्म पानी के फुहारे निकलने लगते हैं, उसे हम गीजर कहते हैं। इसका उदाहरण याद रखिएगा क्योंकि उदाहरण से ही क्वेश्चन आता है। तो अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में ओल्ड फेल्थफुल, ठीक है, ओल्ड फेथफुल जो गीजर है आपके अमेरिका की येलोस्टोन नेशनल पार्क में, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद धुआरे की बात करते हैं। तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी इरप्शन होता है, उससे राख भाप और गैसेस वगैरह निकलने लगती है, जैसे बहुत ज्यादा धुआं धुआं सा हो जाता है, तो वो आपका धुआरा कहलाएगा या स्मोक कहलाता है। इसका जो उदाहरण है वो है 10,000 स्मोक वैली, जो कि आपके अलास्का के कटमई नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये जो क्लास है वो समाप्त होती है। हमने एक अर्थक्वेक पढ़ लिया है, वॉल्केनो पढ़ लिया है, दोनों ही टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। इनकेस अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, वही मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। बाकी ये क्लास कैसी लगी हो बताइएगा, और साथ ही साथ इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।